अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान से राब्ता किया है। वजीर आजम इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम मिला है। नरेंद्र मोदी ने योम पाकिस्तान पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मोदी ने पैगाम दिया है कि यह वक्त है कि बरसगीर के अवाम जमहूरी, पुरअमन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल खित्ते के लिए मिलकर काम करें। वजीर आजम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पैगाम में कहा है कि एक ऐसा माहौल बनाएं जो दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक हो। अब ये अहम मामला है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल अमन का पैगाम दिया जा रहा था और भारत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था, अग्रेसिव रवैया था, और एक ऐसे वक्त में जिसमें हुकूमती ज़राए हमें बताते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में भारत का सिफारती अमला मौजूद है वो किसी भी ऐसे दावतनामे पर पाकिस्तान की किसी तकरीब में शिरकत नहीं कर रहे जो आमतौर पर रूटीन में होता है, और पाकिस्तान का जो भारत में सिफारती अमला मौजूद है उसका भी मुकम्मल सिफारती बॉयकॉट है। उन्हें किसी तकरीब में बुलाया नहीं जा रहा। साथ ही आज सुबह 11 घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, और ये उस सूरत में किया जब भारतीय एजेंसी ने, जो न्यूज़ रसा एजेंसी है, वो कांग्रेस के रहनुमा का, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के रहनुमा का इंटरव्यू उनकी तरफ से कोट किया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि एक पूरी की पूरी जो कौम है, पूरा का पूरा जो मुल्क है, उसके लोगों को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े का। दहशतगर्दी का वाक़या कुछ लोग करते हैं, और इस तरीके से जहाज़ लेके जो कार्रवाई की गई, सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर भी उन्होंने तनकीद की, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने उस ट्वीट को कोट कर कमेंट किया हुआ है कि एक ऐसे वक्त में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बहुत करीब एडवाइज़र हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कौमी दिन की सेलिब्रेशंस का इफ्तिताह कर दिया, वो भी अपनी इंडियन फोर्सेस को डिमीन करके। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी का एक खत सामने आ गया है। 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी हुई, सूरत हाल सरहदी खिलाफ वर्जी तक पहुंच गई। 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, कशीदगी मजीद बढ़ी। इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से राब्ता करने की भी कोशिश की है, मगर नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब नहीं आया। उसके बाद भी भारतीय मीडिया हो, भारतीय हुकूमत हो, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ जलसों से तकारीर हो, उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान को फोकस करके पाकिस्तान पर तनकीद बरकरार रखी। आज सुबह 11 घंटे पहले कांग्रेस के रहनुमा पर तनकीद की है कि ऐसे वक्त में आपने तो पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस का आगाज़ कर दिया है और अपनी फोर्सेस के खिलाफ बात कर दी है। अब नरेंद्र मोदी का ख़त सामने आ गया है जिसमें वो पाकिस्तान डे पर मुबारकबाद दे रहे हैं। माजी में नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तब भी इस किस्म की वो मुबारकबाद देते रहे हैं, मगर अब ऐसे वक्त में अचानक जबकि सिफारती अमले का बॉयकॉट किया हुआ है, ये खबर आना क्या एक मस्बत बात है, मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इनार अबानी खर साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आप समझती हैं जो भी हालात वाक़यात हैं, 11 घंटे पहले ट्वीट किया है, कांग्रेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, साथ ही सिफारती अमले का जो मामला है, और फिर ये मुबारकबाद दे दी है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, कोई पेशरफ्त आप समझती हैं या है ये एक रूटीन की का मामला है? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान डे के ऊपर उनके वज़ीर आज़म का हमारे वज़ीर आज़म को पैगाम आना, एंड मुझे समझ नहीं आई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको पर्सनल मैसेज क्यों कहना चाहा है, बिकॉज आई थिंक ये जनरली प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर पैगामात आर जनरली कंसिडर्ड स्टेट टू स्टेट अफेयर्स, एंड ये नॉर्मल होते हैं। कोई इसमें बड़ी आई थिंक ना हमें पेशरफ्त देखने को मिलती है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि सर्कमस्टांसेस इतने एबनॉर्मल हैं, और हमारे बनाए हुए एबनॉर्मल नहीं हैं बल्कि इंडिया के बनाए हुए एबनॉर्मल हैं, और उसमें यहाँ से पता चलता है। लेकिन कहते हैं ना, आपको अपनी साख खत्म करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, आप कभी कभी खुद ही उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त इंडिया जो एक्शंस एंड रिएक्शन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के अंदर, वो खुद अपने आप को एक बहुत ही पेटी माइंडेड, स्मॉल स्टेट का स्टेटस दर्जा दे रहा है। आपने शायद वो इमेजेस देखे होंगे जहां पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन पे जो लोग आ रहे हैं उनको इंडियन सफारतकार, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA जिसको कहते हैं, जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की तरह है, उसके एहलकार उनको गाड़ियों में रोक रहे हैं कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बायकॉट किया है, इस फंक्शन को, इसलिए आप भी अंदर ना जाएं। अब मुझे बताएं, किसी तहजीबदार मुल्क में, किसी बड़े नेशन में इस तरह का रवैया कभी हो, और फिर एक तरफ आप इस तरह का रवैया दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको नॉर्मल जेस्चर्स ऑफ गुडविल इन दिस मैसेज दिखा रहे हैं। इस मैसेज में उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें
डेमोक्रेटिक, प्रॉस्परस, प्रोग्रेसिव रीजन की तरफ काम करना है जो टेरर और वायलेंस से फ्री हो। ये सब कुछ हम सारे चाहते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगी कि इंडिया अपने आप को अगर एक्सपोज कर रहा है एज अ पेटी माइंडेड, इंडिया को मैं अगेन नहीं कहूँगी, आई वुड से भारत अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो पाकिस्तान को अपनी डगर पे ही चलना चाहिए और हमें हमेशा मैसेजेस खुशाइन और पीस। खैर साहब, अभी जब ये ट्वीट किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो हमने कुछ हुकूमती ज़राए से बात की, तो वो खुद भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि इस बात को एक मस्बत पेशरफ्त कहें या ना कहें। उन्होंने भी यही कहा कि सुबह ट्वीट कुछ और करते हैं नरेंद्र मोदी, फिर सिफारती हमले के साथ जो बर्ताव है, उनका सिफारती हमला पाकिस्तान के किसी दावत के बावजूद नहीं आ रहा, फिर ये मुबारकबाद भी दे देते। वो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो समझा जाए कि डीएस्केलेशन किसी ना किसी लेवल पर जो ऑलरेडी हो रही थी वो हो गई है, या कुछ भी हो सकता है फिर भी? देखिए, डीएस्केलेशन वो जो एक जंगी माहौल था, वो जो एक बिलिग्रेंस थी, वो जो एक अग्रेसिव स्टैंड था, वो एक टिट फॉर टैट और खुदा न खास्ता एक्सपेक्ट करना कि उनकी तरफ से कोई हमला टाइप की चीज हो जाएगी, वहां से तो आई थिंक अब हम निकल आए हैं। कुछ भी होने वाले सर्कमस्टांसेस से तो हम निकल आए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के चंद दिनों में जो उनके रह गए हैं उसमें किसी भी किस्म की नॉर्मलाइजेशन होगी, मेरे नज़र में ये अहमकाना होगा। और मेरे नज़र में इसको, इस मैसेज को मेरे ख्याल से फ्रेंकली स्पीकिंग ये एक डिसरे, स्टेट इन डिसरे, इंडियन स्टेट इन डिसरे शो करता है कि एक तरफ आप सफारतकार उनके लोगों को, आम इंडियन अवाम को पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन अटेंड करने से मौके पे रोके जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि हर ज़ाब्ते के खिलाफ है। इस तरह की पेटी माइंडेडनेस शो करना बहुत अजीब बात है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये, बहुत शुक्रिया नरबानी खर साहबा मौजूद थी। जो नरेंद्र मोदी का रवैया है उस हवाले से वो कह रही है इलेक्शन तक कोई मस्बत बात एक्सपेक्ट करना। जब हमने हुकूमती ज़राए से बात की है वो भी ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, मगर जो जंगी माहौल था वो बहरहाल अब नीचे ज़रूर आ गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कराची जहाँ का अमन लौट आया है, टारगेट किलिंग में कमी आई है, क़याम अमन की सूरत हाल बेहतर हुई है, वहाँ एक बार फिर शहर के अमन को ख़राब करने की कोशिश की गई है। और आज दोपहर को मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम कराची के नायब मोहतमिम मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमला किया गया, जिसमें वो तो महफूज रहे लेकिन उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार और गार्ड शहीद हो गए, जबकि उनका ड्राइवर जख्मी है। इस वाक़े ने एक बार फिर कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए हैं। एडिशनल आईजी कराची पुलिस अमीर शेख के मुताबिक वाक़या नेपा चुरंगी पर उस वक्त पेश आया जब वो नमाज जुमा पढ़ाने के लिए आ रहे थे। उनका कहना था कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मुफ्ती तकी उस्मानी और उनके साथ चलने वाली दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी और उनके अहले खाना महफूज रहे, लेकिन पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड जहां भाग गए। मौलाना तकी उस्मानी साहब जुम्मे के दिन वो बैतुल मुकर्रम में मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे। दो गाड़ियां थीं, एक ब्लैक कार में खुद थे, पहले उनकी गाड़ी को हिट किया गया। मौलाना साहब पिछली सीट पे बैठे थे अपने बच्चों के साथ, फैमिली थी उनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे हैं। इसमें अभी तक जो है ना, एक हमारा पुलिस का जवान शहीद हुआ है फारूक, दूसरा सनोबर खान जो सिक्योरिटी गार्ड था प्राइवेट, वो शहीद हुआ है। उसके साथ जो आमिर शहाब साहब थे वो जख्मी हैं। जो दुश्मन है ना, हमलावरों ने दोनों गाड़ी को टारगेट किया है। पहले जो जिसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब थे उसको भी हिट किया है, वो निकल के हॉस्पिटल पहुंच गए कि उनका ड्राइवर उनको उधर ले गया। दूसरी गाड़ी में जो उनकी सिक्योरिटी के लिए दूसरी गाड़ी जो चलती थी, दुश्मन ने ये सोचा कि किसी एक गाड़ी में हो सकते हैं, उन्होंने दोनों को हमला किया। इस वजह से हम समझते हैं उन्हीं को टारगेट किया गया। एडिशनल आईजी कराची ने वाक़े को फिरकावाराना दहशतगर्दी के बजाय कराची का अमन खराब करने की साजिश करार दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें दहशतगर्द गाड़ी के साथ चलते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि दहशतगर्दों ने पहले आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की, फिर रॉन्ग साइड से आने वाले एक मोटरसाइकिल पर सवार दो दहशतगर्दों ने दूसरी कार पर फायरिंग की। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। वाक़े के मकाम से शवाही जमा करके उनका फोरेंसिक कराया जा रहा है। जबकि जियो न्यूज़ से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज शाम तक जिम्मेदारों को पकड़ने का दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी को धमकियां मिल रही थी, जिस पर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। उस्मानी साहब को पहले से थ्रेट्स थे, उन्होंने मेरे पास भी आके इसकी बात की थी और चीफ मिनिस्टर से जाके भी उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया था। उसके बाद उन्होंने आईजी सिंध को हिदायत की थी कि उनकी सिक्योरिटी बीफ अप करें, और आईजी साहब ने की भी थी उनकी सिक्योरिटी बीफ अप, जिसके लिए वो ही वो स्टैंड फॉर। तो वो उसके बाद जब ये अटैक हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे जो अनासर हो सकते हैं वो अभी कुछ कहना काबिल इस वक्त है, लेकिन जो स्पेकुलेट हम कर रहे हैं इस वक्त वो ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इस वक्त PSL पाकिस्तान में होना पुरअमन तरीके से
उसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया में बेहतर हो रहा है और जो हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जो चांसेस है, ये उसका कोई शासखाना हो सकता है। तो अभी कुछ कहना वसूख से बड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह कोशिश है कि आज शाम से पहले हम कल्प्रिट्स को पकड़ें, ताकि किसी मजबूत जगह पर हम खड़े होकर बात कर सकें कि हुआ क्या था। अभी तक इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, वो मामला भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही हमारे साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद मौजूद हैं। उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक अफसोसनाक बात कि आप पर हमला हुआ, और ज़ाहिर है बहुत खुशकिस्मती कि आप महफूज रहे, आपके अहले खाना महफूज रहे। अफसोसनाक बात है कि आपके एक गार्ड और पुलिस एहलकार शहीद हो गए। आपको थ्रेट्स के हवाले से बात हो रही है। गवर्नर सिंह ने भी आज जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि क्या आपको धमकियाँ थीं, आपको थ्रेट्स के हवाले से आगाह किया गया था? कोई रिसेंट धमकी तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास पहले आती रही हैं धमकियां बहुत, लेकिन वो अब तकरीबन 1.5 साल से कोई इस तरह की नहीं आई थी। कोई ऐसी इस वक्त कोई धमकी नहीं थी, कोई रिसेंट धमकी नहीं। बहरहाल वो पहली बहुत सारी जमा है पुरानी। वाकईतन मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे बचा। वो चारों तरफ से गोलियों की बौछार थी, और बल्कि एक मरतबा वो फायरिंग करके फिर आगे निकल गए, फिर दोबारा वापस आकर दोबारा फायरिंग की, शायद इस ख्याल से कि टारगेट पता नहीं मरा है कि नहीं। और फिर उसके अंदर मेरा गार्ड जो है, जो मेरे सामने बैठा हुआ था, वो उसके सर पर गोली लगी, और मेरे बराबर में जो वो मेरा जो ड्राइवर था, उसके कंधे पर 2 गोलियां लगी, और गोलियां मेरे सर के ऊपर से मैं हल्का सा नीचे हो गया था, तो मेरे सर पर से होके गुजरी हैं। मेरा गाड़ी का पिछला शीशा भी टूटा है, और दाएं बाएं जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं, और विंड स्क्रीन का शीशा भी टूटा है। तो ये सब होता रहा, लेकिन अल्लाह ताला का खास करम है कि मैं बिल्कुल महफूज रहा। मुझे कोई ना गोली लगी ना कुछ लगी। मेरी अहलिया जो है वो मेरे साथ थी, तो उनके वो जो शीशे टूटे हैं उसके कुछ रेजे उनके जिस्म में आए, उसकी वजह से थोड़ा सा जख्म है। और मेरा एक पोता, मैं बहुत 4-5 साल का था, तो उसके छोटा सा एक रेजा यहाँ पर लगा, लेकिन मुझे तो रेजा भी नहीं लगा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल भी बिका नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस ने अभी तक कुछ शेयर किया? आप मुतमईन हैं कि जो भी जिस तरीके से हुकूमत ने, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है इस वाक़े के बाद, और आप मुतमईन हैं, आप तक को मुतमईन किया है पुलिस ने, किस पर तहकीकात हो रही है? जी, वो उन्होंने शेयर तो किया है। मुझे बता रहे हैं कि वो 4 अफराद थे, और वो वहाँ की CCTV के हिसाब से उन्होंने उसकी जो कुछ देखा है वो भी भेजी है। और इस वक्त वैसे माशाल्लाह पूरी हुकूमत यानी मुझे लगता है कि हरकत में है और कोशिश कर रही है। अब मेरे पास हर तरफ से पैगाम आ रहे हैं। आर्मी चीफ साहब का भी आया, और कोर कमांडर का यहाँ के, और GT रेंजर्स का, वो सब लोगों का आके मिले भी, और उसने ताउन का यकीन दिलाया है, और कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हुआ। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे हैरत है कि मैं कैसे महफूज रहा। जिस तरीके का वो हमला था, शीशे टूट गए, और जिस तरीके से उनका गार्ड और एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए, वो उनके अहले खाना महफूज रहे। हमारे साथ जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है एक बहुत अफसोसनाक वाक़या ये हो सकता था, ज़्यादा अफसोसनाक हो सकता था। ऑलरेडी ये एक अफसोसनाक वाक़या है। अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है? क्योंकि ऑफिशियली कोई मालूमात शेयर की नहीं है, कहा गया था शाम तक हो जाएगा। किसी नतीजे पर आपके ज़राए क्या कहते हैं, कुछ पहुंची है पुलिस? देखिए, वाक़े को जो है वो मुख्तलिफ एंगल से देखा भी जा रहा है कि ये यकीनन एक एम्बुश है, और जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कल 23 मार्च का एक बड़ा दिन भी है, उस हवाले से भी इसे देखा जा रहा है कि एक ऐसे मौके पर जब अभी हमने कामयाब PSL कराया है, और उसके बाद 23 मार्च का कल का दिन है, इस गैप में ये जो कुछ हुआ है इसे मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। लीड्स हासिल करने की कोशिश की जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ हुई हैं, और जो सोर्सेज हैं वो ये कहती हैं कि गुलिस्तान जौहर में एक कामयाब कार्रवाई में जो है ना कुछ लीड मिली भी है, जिसके ज़रिए जो है ये आगे भी बढ़ रहे हैं। साथ साथ जो है वो ये भी है कि जो बैलिस्टिक है उसके ज़रिए कुछ रिकॉर्ड को मैच करने की कोशिश की जा रही है कि ये असला जो इस्तेमाल हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में जो गोलियां चली हैं, ये 4 तकरीबन मुख्तलिफ पिस्टल्स हैं, जिसमें से शायद कोई 4 पिस्टल जो हैं उनका ये कहना है कि वो इस्तेमाल हुए हैं। तो उनका डेटा मैच करने की कोशिश की जा रही है कि शायद बैलिस्टिक डिपार्टमेंट के पास से कुछ मिल जाए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को देखा जा रहा है कि फॉरेंसिक से कुछ मिल जाए। तो मुख्तलिफ एंगल्स पे काम हो रहे हैं। जो शहर में कार्रवाइयाँ हुई हैं, छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनमें कुछ लोगों को जो है वो उठाया गया है। तो लीड हासिल करने की कोशिश तो कर ली है, और
मेरा ख्याल है कि मैं अगर ये कहूँ तो ज़्यादा गलत नहीं होगा कि कामयाबी भी हुई है और ये कामयाबी चंद घंटों के दौरान ही हुई है। तो ये मुलजिमान तक तकरीबन पहुंच भी गए हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर इसके ऊपर कुछ वो कहना नहीं चाहते और वो थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं। जो मेरी बात हुई पुलिस हुकाम से, उनका ये कहना है कि मंडे तक जो है हम इस हवाले से जो है कुछ बता सकेंगे कि असल में ये वाक़या था क्या। शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त इस हवाले से हुई है। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। केस की इस्लामाबाद मुंतकली के बाद एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को तलब भी कर लिया, तो दूसरी तरफ इस केस के मरकजी मुल्जिम ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान अदालत में जमा करवा दिया गया है, जिस ओमनी ग्रुप के इब्तिदा से लेकर अनवर मजीद की गिरफ्तारी तक तमाम मामलात का जिक्र किया गया है और यह दावा भी किया गया है कि मुबैना तौर पर जाली अकाउंट से पैसे आसिफ अली जरदारी की जायदादों की खरीदारी और उनके घरेलू अखराजात के लिए इस्तेमाल हुए। 20 फरवरी 2019 को मजिस्ट्रेट के सामने असलम मसूद का जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, यह एतराफ़ी बयान इस वक्त हमारे पास मौजूद है। असलम मसूद के एतराफ़ी बयान के दस्तावेज में सबसे पहले उनका मजिस्ट्रेट से मुकालमा हुआ है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि असलम मसूद FIA स्टेट बैंक सर्किल कराची का मुल्जिम है। इत्मीनान के लिए मुल्जिम से चंद सवाल किए जाना इंतहाई ज़रूरी है। फिर मजिस्ट्रेट ने असलम मसूद से पहला सवाल पूछा कि आपको इल्म है कि ये अदालत है और मैं मजिस्ट्रेट हूँ। असलम मसूद ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे इल्म है। फिर मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि क्या आप पर यह बयान देने के लिए कोई दबाव तो नहीं है। असलम मसूद ने जवाब दिया कि जी नहीं, कोई दबाव नहीं है। मजिस्ट्रेट ने फिर सवाल किया कि क्या आप ये बयान अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ये बयान आपके खिलाफ बतौर शहादत भी इस्तेमाल हो सकता है। असलम मसूद ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं ये बयान अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। फिर मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि आप ये बयान क्यों दे रहे हैं। असलम मसूद ने जवाब दिया कि हकीकत बयान करने के लिए, ताकि मेरी खोई हुई इज्जत बहाल हो जाए। जिसके बाद एतराफ़ी बयान में लिखा है कि इन बातों से अदालत को यकीन हो गया है कि असलम मसूद अपनी आज़ाद मर्जी से बगैर किसी लालच या दबाव के अपना बयान कलमबंद करवाना चाहता है। असलम मसूद का बयान ज़ेर दिफा 164 के तहत कलमबंद किया जाता है। जिसके बाद असलम मसूद ने जाली अकाउंट्स केस में अपना बयान कलमबंद कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्फन बयान करता हूं कि मैंने ओमनी ग्रुप को 1998 में ज्वाइन किया। उस वक्त अनवर मजीद नामी शख्स की 3 कंपनियां थी। इन 3 कंपनियों में से एक ट्रेवल एजेंसी थी और 2 जनरल सेल्स एजेंसीज थी। अनवर मजीद उस वक्त हारून ऑयल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। मेरे ज्वाइन करने के तकरीबन 1 साल बाद अनवर मजीद हारून ऑयल्स से रिटायर हो गए। उस वक्त तक मैं तीनों कंपनियों के अकाउंट्स को देखता था। साल 2000 में एक नया ऑफिस हॉकी क्लब कराची में लीज पर लिया गया और इसी साल अनवर मजीद के कहने पर एक कंपनी मैंने ओमनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद मैं अनवर मजीद, उनके सेक्रेटरी मोहम्मद इदरीस और 2-3 मुलाजमीन के साथ ओमनी ग्रुप लिमिटेड के दफ्तर में मुंतकिल हो गए। कुछ अरसे बाद अफजाल नामी शख्स जो शिकारपुर राइस मिल्स का मालिक था, उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अफजाल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में मजीद कहा है कि ओमनी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने पहला कर्जा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से साल 2000 में हासिल किया। मेरे ख्याल में यह कर्जा 4 करोड़ रुपए के करीब था। उस वक्त में ओमनी प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर फाइनेंस था, लेकिन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास थी। यहाँ तक कि अनवर मजीद के घर का काम भी मेरे पास था। मिसाल के तौर पर स्विमिंग पूल का कोई भी काम होता था तो मैं काम करवाता था। घर के दीगर मामलात भी मैं देखता था। इसके बाद अनवर मजीद ने मुझसे एक और नई कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाई जिसका नाम नोडेरो शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड था। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि 2009 और 2010 में ख्वाजा सलमान यूसुफ ने ओमनी ग्रुप को ज्वाइन किया। उनका ओहदा CEO का था, जिसके बाद मुझसे तमाम जिम्मेदारियां लेकर ख्वाजा सलमान को दे दी गई। ख्वाजा सलमान को अनवर मजीद के साहबजादे अब्दुल गनी मजीद लेकर आए थे। उसके बाद मेरा कंपनी के इंतजामी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अनवर मजीद ने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे अब्दुल गनी मजीद को रिपोर्ट करें। मेरी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए थी। 2008 में और 9 में सेल्स टैक्स अदा किए बगैर जो चीनी और मशरूबात की फ़रोख्त हुई थी, प्लॉट्स के पैसे आते थे, पैसों की मुंतकली होती थी, उसमें हमेशा मुश्किल का सामना करना पड़ता था क्योंकि कंपनी के अकाउंट में हम ये सब नहीं दिखा सकते थे। लिहाजा मुझे इंतज़ामिया ने कहा कि किसी और के नाम से अकाउंट खुलवाओ। हमारे पास 2 बंदे आते थे जिनका नाम हनीफ मेमन और जमील मेमन था। फिर हनीफ मेमन ने ओशियन ट्रेडिंग, ड्रीम ट्रेडिंग और लकी इंटरनेशनल के नाम से 3 अकाउंट MCB, UBL और समिट बैंक में खुलवाए। इन अकाउंट्स में सेल्स टैक्स के बगैर बेची हुई चीनी, मशरूबात और मुख्तलिफ प्लॉट्स के पैसे आने लगे। इसके अलावा ये अकाउंट्स पैसों की मुंतकली के लिए भी इस्तेमाल होते थे। इस काम के सिलसिले में हनीफ मेमन
1% कमीशन कैश की सूरत में लिया करता था, जो आरिफ नामी शख्स दिया करता था। असलम मसूद ने एतराफी बयान में बताया कि हमारी कंपनी की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें दस्तखत का मसला होने लगा। हनीफ मेमन ने इसका हल ये निकाला कि अकाउंट्स खोलने वालों से दस्तखत तब्दील करवा देते हैं, और फिर दस्तखत तब्दील करवा दिए और वहां आरिफ खान का दस्तखत डाल दिया। अब हम आसानी से रकम निकाल सकते थे। इन तमाम अकाउंट्स को साल 1.5 साल बाद बंद कर दिया गया। असलम मसूद ने अपने एतराफी बयान में बताया कि अब्दुल गनी मजीद की हिदायत पर बेनामी अकाउंट्स दोबारा खुलवाए गए। जब मैंने पूछा कि ये अकाउंट्स कहाँ खुलवाएं, तो अब्दुल गनी मजीद ने कहा कि सिंध बैंक और समिट बैंक से रब्ता करो, वो खोल देंगे। मैंने आरिफ खान को अब्दुल गनी मजीद का ये पैगाम पहुंचाया। आरिफ खान ने समिट बैंक के ब्रांच के मैनेजर्स राहील और नासिर शेख से बात की और सिंध बैंक की एक और ब्रांच के मैनेजर मुख्तार अहमद से रब्ता किया। उन्होंने अपने हेड ऑफिस से इजाज़त लेकर अकाउंट्स खोल दिए। ये अकाउंट्स भी पहले वाले लोगों के नाम पर खोले गए, उस पर भी दस्तखत आरिफ खान करते थे। ये सब काम अब्दुल गनी मजीद के कहने पर होता था। इन अकाउंट्स में पैसे कैश और चेक की सूरत में आते थे। असलम मसूद ने अपने एतराफी बयान में बताया कि इन अकाउंट्स में जमा कराने के लिए अली हसन जरदारी कैश और चेक लाया करता था। इसके बारे में अब्दुल गनी मजीद एक दिन पहले बता दिया करते थे, साथ ही हिदायत करते थे कि मैं इन मामलात को देखता रहूं। इसके अलावा मंजूर कादिर उर्फ काका भी चेक लेकर आया करते थे। अब्दुल गनी मजीद इससे ये चेक लेकर हमें दे देते थे। कभी कभी अब्दुल गनी मजीद साहब मुझे यूनुस कुदवाई के साथ मंजूर काका के दफ्तर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस भेजा करते थे कि इससे चेक वसूल करूं, और मंजूर काका उस वक्त कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल था। ये सब चेक्स बेनामी अकाउंट्स में जमा हुआ करते थे। इसके अलावा मोहम्मद अली शेख भी चेक लाया करता था। हम अब्दुल गनी मजीद को बताकर ये चेक जाली अकाउंट्स में जमा करवा देते थे। असलम मसूद आगे कहता है कि जाली अकाउंट्स में ओमनी ग्रुप की कंपनियों के पैसे भी आते थे। निसार मुराई, जिनको हम डॉक्टर साहब के नाम से जानते थे, उनके पास से भी महीने में 10 से 15 लाख रुपए कैश की सूरत में आया करता था। निसार मुराई फिशरीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। जाली अकाउंट्स में पेमेंट आने के बाद जिन कंपनियों को पैसे जाते थे उनमें ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स और नॉन शुगर मिल्स की कंपनियों के अलावा H&H एक्सचेंज की 2 कंपनियां शामिल थी। H&H एक्सचेंज के मालिक हाजी हारून के साथ अब्दुल गनी मजीद के हवाला हुंडी के अलावा प्लॉट की डीलिंग भी चलती थी। मुझे अब्दुल गनी मजीद की तरफ से, असलम मसूद कहता है कि मुझे अब्दुल गनी मजीद की तरफ से हिदायत आती थी कि 50 करोड़ रुपए H&H एक्सचेंज को दे दो। मैं ये बात आरिफ खान को बताता था, जो एक्सचेंज के एहलकारों से कोऑर्डिनेट करता था, वही चेक बनाकर दस्तखत करता था और बैंक जाकर H&H के नुमाइंदों को पैसे दे दिया करता था। जिसके बाद अब्दुल गनी मजीद को काम पूरा करने से मुतालिक बता दिया जाता था। जिसके बाद अब्दुल गनी मजीद और एक्सचेंज में H&H नामी कंपनी इन पैसों को दुबई में प्लॉट की खरीदारी और दीगर मामलात के लिए मुंतकिल कर देते थे। यानी जाली अकाउंट से सबसे ज़्यादा पैसा H&H को गया, तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब, जो दुबई में अब्दुल गनी मजीद और आसिफ जरदारी के लिए जायदाद खरीदने में खर्च हुआ। असलम मसूद के मुताबिक असलम मसूद ने अपने एतराफी बयान में मजीद कहा है कि दुबई में एमिरेट्स हिल्स पर आसिफ जरदारी का जो दफ्तर है, उसका खर्चा जो कि माहाना 7 से 9 लाख दिरहम था, वो भी जाली अकाउंट से जाता था। साथ ही इन अकाउंट्स में से पैसा दुबई में मजीद फैमिली के लिए गोल्ड और डायमंड खरीदने के लिए भी भेजा जाता था, जबकि 30 लाख दिरहम एमिरेट्स हिल्स पर कायम अब्दुल गनी मजीद के घर पर भी लगाया गया। असलम मसूद ने कहा कि 2013 और 2014 के बाद दुबई की कैम क्राउन कंपनी ने ओमनी ग्रुप से चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। 2017 और 2018 में कैम क्राउन नामी कंपनी ने बैंक के कर्जे के साथ दुबई के डिस्कवरी गार्डन में मिनाहिल मजीद के नाम पर 2 बिल्डिंग्स खरीदी। मिनाहिल मजीद अब्दुल गनी मजीद की अहलिया हैं। इन दोनों बिल्डिंग्स में तकरीबन 150 अपार्टमेंट्स हैं और मिनाहिल मजीद के नाम पर हैं। उनमें से एक बिल्डिंग 42 मिलियन दिरहम और दूसरी बिल्डिंग 46 मिलियन दिरहम की थी, जो कि कुल तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख दिरहम बनते हैं। उनमें से 60 मिलियन दिरहम बैंक से कर्जा हासिल किया गया और बाकी पैसा पाकिस्तान से हवाला हुंडी के जरिए यूनुस कुदवाई ने भेजा, जिसके बाद ये बिल्डिंग्स खरीदी गई। जिसके बाद H&H एक्सचेंज की को मुश्ताक और जैन मलिक के अकाउंट से 2.5 अरब रुपए की अदायगी हुई, जो कि समिट बैंक से निकाल कर दी गई। इन पैसों से आसिफ अली जरदारी का दुबई अपार्टमेंट मरीना भी लिया गया। साथ ही जो पैसे दुबई मुंतकिल किए जाते थे, उनसे मजीद फैमिली के होटल के अखराजात अदा किए जाते थे। असलम मसूद ने मजीद बताया कि इसके अलावा दुबई में मजीद फैमिली का माहाना खर्चा, दुबई ऑफिस की तनख्वाहें शामिल थी। इनके पैसे भी जाली अकाउंट से जाते थे। असलम मसूद ने अपने बयान में मजीद बताया कि इस दौरान मैं बीमार था, मुझे गुर्दे की तकलीफ थी, मैं पाकिस्तान से नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। इत्तफाक से उस वक्त दुबई ऑफिस का जनरल मैनेजर कैसर अली खान अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान आया हुआ था।
अब्दुल गनी मजीद ने उसे मेरे घर पर यह पैगाम देकर भेजा कि अगर मैं पाकिस्तान से नहीं गया तो 2-4 दिन के अंदर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे दुबई जाना पड़ा। मैं अपनी फैमिली को कराची छोड़कर दुबई चला गया। वहाँ मेरी रिहाइश का इंतजाम कैसर अली ने करवाया। मैंने 2012 में अली एंड सन्स के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि 2015 के बाद मैं जब दुबई में था तो कराची से पैसे यूनुस खुदवाई के दफ्तर से आया करते थे। कराची में पैसा इकबाल ज़ैद अहमद से भी आया करता था, जिसे हाजी हारून देते थे, जिसमें से 50% डॉक्टर आसिम के नुमाइंदे को जाता था, जिसका नाम शकील था। असलम मसूद ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि मजीद फैमिली की गिरफ्तारी के बाद अब्दुल गनी मजीद का मेरे पास 50 से ज़ायद दफ़ा फ़ोन आया कि तुम यहाँ से लंदन चले जाओ क्योंकि दुबई से टीमें आकर तुम्हें पकड़ सकती हैं। 20 अगस्त को मैं अपनी फैमिली के साथ लंदन चला गया और 20 सितंबर तक लंदन में रहा। अब्दुल गनी मजीद और दुबई ऑफिस से मेरे लिए खर्चे के पैसे नहीं आ रहे थे। बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद जब मेरे पास कोई पैसा नहीं आया तो मैं अपनी बीमारी के सिलसिले में वापस दुबई आ गया। असलम मसूद ने मजीद बताया कि 24 सितंबर 2018 को दुबई में निमर मजीद का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मुझे गालियाँ दी और कहा कि दुबई छोड़ो, लंदन या मलेशिया चले जाओ। जिसके बाद मैं दोबारा लंदन चला गया, अपना इलाज शुरू कर दिया। मेरे पास मौजूद सारे पैसे ख़त्म हो गए। मैं ज़हनी तौर पर परेशान हो गया। मजबूरन मैं सऊदी अरब चला गया क्योंकि मैं दुबई नहीं आ सकता था। इमिग्रेशन पर मेरा नाम इंटरपोल की लिस्ट पर था। सऊदी अरब में पहुंचते ही मुझे एयरपोर्ट पर इंटरपोल वालों ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाई ने मुझे रिहा करवाया। 3 माह तक मैं सऊदी अरब में रहा। इंटरपोल वालों ने पाकिस्तान के सिफारत खाने के बंदे के जरिए मुझे पाकिस्तान भेजा। इस तमाम जुर्म में मैं उस हद तक शरीक था कि मुझे जो कहा जाता था मैं करता था। असलम मसूद के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ओमनी ग्रुप ने सारा पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया और पाकिस्तान से बाहर भेजा। जो पैसे पाकिस्तान से आते थे उससे माहाना आसिफ जरदारी के तमाम दफातर, बिलावल हाउस कराची, जरदारी हाउस कराची, नोडेरो हाउस लाड़काना और जरदारी हाउस के अखराजात अदा किए जाते थे। इसके अलावा इन तमाम हाउसेस के अखराजात जैसे बिजली का खर्चा, अफ्तार पार्टी, डिनर का भी खर्चा अदा किया जाता था। ये सब पैसे जाली अकाउंट से आते थे। असलम मसूद के मुताबिक ये बहुत अहम एतराफ़ी बयान है क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया है। असलम मसूद का किरदार इस केस में बहुत अहम है। इस एतराफ़ी बयान में कई नाम सामने आए हैं। क्या कुछ नया है? क्या नैब समझता है कि इसमें बहुत कुछ नया है? जाहिद गिशकोरी हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि किस हद तक इस बयान में नए हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, अगर वो हक़ाइक़ हैं, क्योंकि बहरहाल माजी में भी ऐसे बयानात आते रहे हैं, मजिस्ट्रेट के आगे आते रहे हैं, बाद में लोग मुकर भी गए हैं, या फिर वो ये भी जाहिर हुआ कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो बयानात दिए थे। जाली अकाउंट्स केस में असलम मसूद का एतराफ़ी बयान हमने आपके सामने रखा। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आप इस मामले को शुरू से कवर करते रहे हैं। क्या कुछ नया है इस एतराफ़ी बयान में, पैसों के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से? शाहजेब, इस बयान में बहुत सारे नए इंकशाफात किए गए हैं। 14 ऐसे कैश कैरियर के नाम बताए गए हैं जो पूरे सिंध से कैश इकट्ठा करते थे किक बैग्स की शक्ल में। नए नाम हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किक बैग की शक्ल में पैसा देते थे। मैं आपको नाम उनके बता देता हूं। और बराह रास्त इस स्टेटमेंट में आसिफ अली जरदारी के इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो बेनिफिशरी हैं मुबैना तौर पर। ये दावा है उसका इस 164 के बयान में, जिसमें एक तो ये है कि नेवी के एक साबिक कमांडर सज्जाद नामी शख्स बिलावल हाउस जरदारी के लिए कैश ले जाया करते थे। इसके अलावा नोडेरो लाड़काना और जरदारी हाउस के लिए नदीम भुट्टो नामी एक शख्स था जो कैश इकट्ठा करता था। और साथ ही अमजद इस्लाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद के लिए। और एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों से ये पैसा आता था, जिसमें डॉक्टर आसिम का उन्होंने बताया है कि वो फ्रंटमैन के ज़रिए, निसार मुराए वो अपने फ्रंटमैन के ज़रिए, अली हसन जरदारी एक बड़ा नाम है ठट्ठा से, वो कैश लाया करता था। इसके अलावा एक नई लिस्ट है 5 कंपनियों की जो पैसा इकट्ठा किया जाता था पाकिस्तान से, पैसा फिर दुबई भेजा जाता था। वो पाँचों की पाँचों कंपनियां मजीद फैमिली ओन करती है। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, जिसमें ओरिएंट एनर्जी एक कंपनी है, एज स्टार है, स्काई मून है, पाइन हिल और
एज स्टार कंपनी है। तो ये 5 कंपनियां हैं जहां से पैसा बाहर जाता था। इसमें दिलचस्प तौर पर 2 नए नाम हैं। जॉर्ज कोरी जो कि एक गैर मुल्की है, उसको 5 लाख दिरहम जाता था, जो कि तमाम आसिफ अली जरदारी के ऑफिस और घर के बिलिंग वहाँ से पे होती थी। साथ ही एक फरीद अताउल्ला एक किरदार है, ये भी बहुत अहम है। इसके अलावा और उनके नए इंकशाफात हैं असलम मसूद के कि किस तरह से यहाँ किकबैक्स इकट्ठी करके और किस तरह से रोल मुख्तलिफ लोगों का था। अहम बात ये है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, असलम मसूद जैसे ही पाकिस्तान में आए 2 हफ्ते बाद ये स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। 64 का बयान है जो कि वसीम अहमद खान असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद सब डिविजनल ऑफिस में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। इसको सील कर दिया गया है और मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूँ कि ये नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तमाम रिकॉर्ड और ये एक पहला ऐसा स्टेटमेंट है 164 का जो नैब की टीम के पास आया है। वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2 इस्लामाबाद में जमा करा दिया गया है। और असलम मसूद का दूसरा एक स्टेटमेंट है जिसमें और नए इंकशाफात हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी मुतवक्को हैं इसी स्टेटमेंट की रोशनी में, जो अब सील करके अदालत में पेश कर दिया गया है और एज एन एविडेंस वहां पर डॉक्यूमेंट की शक्ल में पेश किया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे असलम मसूद के दूसरे एतराफ़ी बयान में जो दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद करवाया गया है। इसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात हैं जिनकी हकीकत अदालत ही वाज़ेह करेगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने आज जाली अकाउंट्स केस एहतसाब अदालत के कमरा नंबर 2 में मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए हैं, जिसके बाद एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 24 मुल्जिमान को 8 अप्रैल को तलब कर लिया है और तमाम मुल्जिमान को समन जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद में इस केस की ये पहली समाअत होगी। असलम मसूद के एतराफ़ी बयान के हवाले से ये वजाहत ज़रूरी है कि अदालत इस बयान को कैसे देखती है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अदालत ने इस तरह के एतराफ़ी बयान को मुस्तरद भी किया है, क्योंकि मुल्ज़िम मजिस्ट्रेट के सामने बयान तो दे देता है, बाद में अदालत के सामने उससे मुकर भी जाता है। इसकी एक मिसाल इसाक डार साहब की भी है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान दिया था, बाद में उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये बयान दबाव की सूरत में लिया गया। जिस तरीके के उस वक्त हालात थे, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी, जिस अदालत ने उनकी बात को तस्लीम किया इसाक डार साहब की कि ये बयान दबाव में था और हुदैबिया पेपर मिल्स का केस ख़त्म हुआ। रुपया आज मजीद गिर गया, डॉलर के मुकाबले में 140 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ। जैसे जैसे IMF के प्रोग्राम के करीब जा रहा है पाकिस्तान, अब ये इतलात हैं कि रुपया मजीद गिर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस हवाले से चीज़ें वाज़ेह नहीं कर रही है। शहबाज राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़रिए ये बताते रहे कि शुरू में IMF का बहुत दबाव था कि फ्री फ्लोट कर दें, फिर फ्लेक्सिबल की बात हुई। क्या कोई मुआहिदा तय पा गया है? किस तरफ जा रहा है ये मामला? जी शाहज़ेब साहब, 20 नवंबर 2018 को जब पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात नाकाम हुए थे तो जो 4 बड़ी चीज़ें थी जिन पे इत्फाक नहीं हो सका था, उसमें एक जो एक्सचेंज रेट रजीम था उसके हवाले वो भी शामिल था। जो IMF का मुतालबा था और अभी भी शायद है, IMF चाह रहा है कि पाकिस्तान एक फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट का जो एक रजीम है वो इम्प्लीमेंट करे। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई भी मार्केट में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। रुपया जो है चाहे वो 200 रुपये पे जाए या 100 रुपये पे उसकी कदर जाए डॉलर के मुकाबले में, स्टेट बैंक उसके ऊपर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो ये उसकी डिमांड उस वक्त थी, अभी भी वो डिमांड अपनी जगह पे शायद खड़ी है। इसके मुकाबले में जो हुकूमत पाकिस्तान ने प्रपोज किया था कि एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा जिसका ताल्लुक उस होगा जो ओवरऑल एक आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक बास्केट होती है गैर मुल्की करेंसीज़ की, उसके मुकाबले में पाकिस्तान का रुपया जो उसमें उसकी कदर में इजाफा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो करेंसी बास्केट थी, उसके वो कह रहे हैं कि हम उसको एडजस्ट करेंगे और उसकी डिवैल्यूएशन करेंगे। 32% तकरीबन पहले डिवैल्यूएशन हो चुकी है पिछले 1 साल में। एक चीज़ जो अब हुकूमत ने की है जो थोड़ी सी पहले से मुख्तलिफ है और इस बात का वो इंदिया दे रही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता IMF के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने पिछले कोई तकरीबन 7-8 दिन के अंदर 1 रुपया और 70 पैसे के करीब रुपए की कदर में कमी की है, जिसमें कोई 75 पैसे की कमी शायद आज हुई है। ये एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ हुकूमत का एक इंदिया है IMF को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि IMF जो है वो अपनी फ्री फ्लोट की जो उसकी एक डिमांड थी उसे पीछे हट गया है। इसके बारे में हतमी क्या सूरत हाल होगी इसका हमें पता चलेगा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, जब
जब एक उम्मीद है कि शायद IMF का एक स्टाफ लेवल का विजिट जो है वो पाकिस्तान में होगा और उसमें इन चीज़ों पे जो है फर्दर मुज़ाकरात होंगे। फ्री फ्लोट तो शायद बहुत पाकिस्तान की करेंसी मार्केट में डेप्थ नहीं है। अगर हुकूमत इंटरवेंशन छोड़ती है 12-12, 13-13 रुपए की सट्टेबाज अप एंड डाउन सट्टा खेल लेते हैं तो वो डेप्थ है नहीं। और अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो भी मसला है। पाकिस्तान की तो भी 8-8.5% पर इन्फ्लेशन जा रही है, तो 5-6% की सालाना डिप्रिसिएशन फिर रुपए में एक्सपेक्ट की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एग्जैक्टली क्या सोच रही है? शाहजेब साहब, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई इस चीज़ पे मुआहिदा हो जाता है तो 2 इसकी फेजेज़ होंगी। पहली फेज़ वो होगी जो कि जब हम IMF से मुज़ाकरात कर लेंगे उस वक्त 1 रुपये की जो उनके ख्याल में कदर होगी उसकी तरफ हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ना होगा। क्या वो यकदम करेंगे, एक झटका मारेंगे जिस तरह 2-3 पहले बड़े झटके मारे हैं, या उसको ग्रेजुअली एक करेंगे, वो चीज़ देखने वाली होगी। वो नंबर यहाँ से काफ़ी दूर है अभी भी। ये तो एक पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो ये होगा फिर जब उस वैल्यू के ऊपर रुपया चला जाएगा जो IMF समझता है कि रुपये की असल वैल्यू है और उसका दारोमदार पाकिस्तान को जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर उससे बड़ा उसके साथ लिंक होता है, क्योंकि आपके जो दरामदात के उसको किस तरह वो कवर देना, वो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। जो IMF बात कर रहा है उसकी रियल जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कि जो गैर मुल्की जो करेंसीज हैं उसकी जो बास्केट उसके मुकाबले में हमारा कितना रुपया है, कहाँ पे खड़ा है। तो वो चीज़ पहली फेज़। दूसरी फेज़ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये होगी फिर ग्रेजुअली 5 से 7% इसकी रुपये की कदर में डिवैल्यूएशन, रुपये की कदर में कमी होगी। ये उसके बाद की फेज़ है जो कि इम्प्लीमेंट होगी IMF का प्रोग्राम जो भी 2 से 3 साल का होगा उसके दौरान होगी। शहबाज इस हवाले से बता रहे थे। मार्केट में ज़ाहिर है गैर यकीनी की सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह।